अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमारे साथ जो मेहमान हैं वो उनका नाम है मुबारक सिद्दीकी और बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं और आप सोशल मीडिया पे तो अक्सर ही आपकी शायरी जो है वो हम देखते रहते हैं, जो लोग अपलोड कर देते हैं। बाज़ दफ़ा शोज होते हैं कोई यूके वगैरह से, तो आज बहुत हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच कि आपके इतने कीमती वक्त में से कुछ लम्हे हमें भी मिल सकेंगे और हमारे व्यूवर्स को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमा आरजू काज़मी साहिबा, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मेरे लिए एजाज़ है कि मैं आपके इतने प्यारे शो में आपने मुझे बुलाया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले मुझे आप थोड़ा सा बताइए कि जैसे मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कि आप का ताल्लुक लाहौर से है, तो थोड़ा सा सर अपना बैकग्राउंड आप हमें बताएंगे। जी, लाहौर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लाहौर समनाबाद से हूँ मैं, शबाब चौक सर में। थोड़ी सी आवाज आपकी सॉरी स्लो आ रही है, अगर थोड़ा सा लाउड जी आप बोले। जी, मैं बिल्कुल ऊंची बोल लेता हूँ। जी आप सर। लाहौर समनाबाद शबाब चौक में और कतील शफाई साहब की गली में मैं रहता था। कतील शफाई साहब से भी मिलते रहते थे। फिर ऐसे हुआ कि आज से कोई 25 साल पहले मैं यूके आ गया हूँ और तब से मैं यहाँ यूके में हूँ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मैंने एमए अंग्रेजी अदब किया था और बहरहाल उसके बाद यूके में आ गया। बिल्कुल ठीक सर। मैं यहाँ पे दोबारा सॉरी आपसे रिक्वेस्ट में करूंगी कि थोड़ा सा आप लाउड बोलेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्योंकि आपकी आवाज़ हल्की आ रही है, तो मुझे होता है कि रिकॉर्डिंग में भी शायद हल्की ही आएगी। तो या तो आप नज़दीक कर लें आप मैं ठीक है, मैं कुछ करीब आ जाता हूँ, बिल्कुल जी दुरुस्त है। जी, मैं और बिल्कुल कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा जी सर आप लाउड बताएंगे। जी। तो सर आपने शायरी कब से आपने आपने शुरू की? मतलब ये तो बड़ा मुझे एक वो लगता है जैसे मुश्किल काम इसलिए लगता है कि अगर मैं कभी कोशिश करूं मैं शायद एक शेर भी ना लिख पाऊं, लेकिन हाँ मैं पढ़ती जरूर हूं और सुनती भी हूं, और खास तौर पे जो शायरी जो है वो गा के की जाए तो वो शायद जल्दी समझ में आती है। तो आपने कब सर शुरू किया और कैसे आपको ख्याल आया? कोई ज्यादातर हमें ये कहा जाता है कि जी कोई बड़ा कोई परेशान हो, कोई दुखी हो तभी शायरी होती है, लेकिन आई डोंट थिंक ये बात होती है। ये एक शायद गॉड गिफ्टेड होता है कि कुछ लोग लिख लेते हैं। बहुत अच्छा जी सर, आप बताएं कि कैसे आपने शुरू की। जी, आपने पहली बात तो बड़ा दुरुस्त फरमाया, वाक़अतन अल्लाह ताला की देन होती है। और दूसरा आपने कहा कि शायद आप ना लिख पाएँ, मेरे ख़्याल में आप शायरी से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं और अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ जिस तरह आप अपने वतन अज़ीज़ का उसके हक़ में बोल रही होती हैं, दिफ़ा करती हैं और बड़े इंसाफ़ से गुफ्तगू करती हैं। मैंने आपके बड़े प्रोग्राम देखे हैं। थैंक यू तो सर। मेरे ख़्याल में आप शायरी से बहरहाल बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं ग़ालिबन 1990 में शायरी की इब्तिदा ऐसे हुई कि 1990 की बात है कि मैं अपने घर समनाबाद से उर्दू बाज़ार जा रहा था, तो रास्ते में वो बड़े दीवारों पे बड़े अजीबो-गरीब जो नजूमियों के और बड़े चैलेंज नहीं लिखे होते, जी जी। तो उस वक़्त मैंने पहली अपनी नज़्म लिखी थी जो शायद कभी आपको सुनने को मिली हो कि कोई ऐसा जादू टोना कर, मेरे इश्क में वो दीवाना हो, यूं उलट पलट कर गर्दिश की मैं शमअ तो वो परवाना हो। ये बड़ी तवील नज्म है, वहां से लिखा। फिर जब यहाँ पे हम आए तो यकीनन वतन अजीज से जो एक दूरी का एहसास होता है, वो फिर जो सब कुछ था वो शेरों में ढलना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन सर आपने पहले जो है वो संजीदा शायरी की तरफ गए थे, या क्योंकि मैंने आपकी कुछ ऐसी भी नज़में देखी हैं जो कि मज़ाहिया शायरी जिनको कहा जाता है, और कुछ पंजाबी की भी है उसमें। तो सर पहले आपने सीरियस शायरी की तरफ गए थे या पहले आपने लाइटर मूड में लिखा था? जी आरज़ू साहिबा, वैसे मैंने पहले कुछ न कुछ मिज़ाह में ही लिखना शुरू किया था, हम्म। लेकिन फिर उसके फ़ौरन बाद मुझे लगा कि नहीं, संजीदा शायरी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी ये है कि जो मेरी 99% है वो संजीदा शायरी है
और 1% कभी कभी कुछ मिजाह में लिखता हूँ। सही। लेकिन क्यों आपने ये क्यों सोचा कि ज्यादा संजीदा ही लिखा जाए? क्या संजीदा पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं आपके ख्याल से? संजीदा शायरी में आरजू साहिबा एक सहूलत है, एक तो आप मैसेज दे सकते हैं, हम्म। आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो आप कह पाते हैं, ठीक है। मज़ाहिया शायरी में फ़ायदा तो इसमें कोई शक नहीं कि आप दो चार कतार लिखें तो लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं। मज़ाहिया शायरी में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप चाहते तो नहीं लेकिन कोई ना कोई आपसे नाराज़ हो जाता है। मसलन मैंने शुरू में ख़वातीन के बारे में कुछ लिखा, हम्म। तो वो यकीनन मेरी बहनें बेटियां हैं और कोई ऐसा मकसद नहीं था, लेकिन आपको पता है ख़वातीन में अल्लाह ताला ने जो बर्दाश्त का, सब्र का ज़्यादा मादा दिया हुआ है, तो उन पे मिज़ाह लिखना आसान होता है। तो जब मैंने शुरू में लिखा, लोगों ने बहुत पसंद किया। मेरी एक दो बहनों ने कहा कि मुबारक भाई मर्दों के खिलाफ लिखा करें, तो फिर मैंने वो लिखना कुछ कम कर दिया। सही। नहीं, मगर सेंसिटिव भी बड़ी होती है ना खवातीन, कुछ कह दें तो बड़ी जल्दी कॉन्शियस हो जाती हैं, शायद इस वजह से बाज बाज ऐसा। बाज यकीनन ऐसे हुआ। हम्म। और मेरी अब कोशिश होती है, क्योंकि बात ये है मेरी बहन, बात ये है कि हमारा लिखने का और असल मकसद ये होता है कि अगर 1000 में से या 1 लाख में से भी हम्म। किसी एक शख्स का भी अगर दिल दुखे तो मुझे लगता है कि मैं वो नहीं लिखूंगा। तो नहीं सर, इसमें मेरा ख्याल है दिल दुखना नहीं होता, लेकिन बस वैसे ही खवातीन थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं। मुझे ही अगर एक आध बार किसी ने कह दिया शो पे, मतलब जब मैंने शो अपलोड किया और ट्विटर वगैरह पे मुझे कह दिया कि मैं पहले के मुकाबले में, मतलब 2-3 महीने पहले के मुकाबले में मैं मोटी लग रही हूँ, तो आप यकीन करें मैंने 2 हफ्ते बिरयानी नहीं खाई। मैं इतनी कॉन्शियस हूँ। मैं रोज अपना अपना वेट चेक करती हूँ, वेट मेरा वही है पहले था। लेकिन मैं कह रही हूँ मैं क्यों मोटी लग रही हूँ? फिर मुझे जो इतना मुझे टेंशन मिली है ना, मेंटल टॉर्चर मुझे इन लोगों ने किया है ना, जो हमारे ऑडियंस। और नहीं, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम अपनी ऑडियंस से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और उसके बाद हम दोबारा मुबारक साहब आपकी तरफ चलेंगे, और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कोई कलाम सुनाएं, अपनी किसी शायरी से हम शुरू करें, फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी किताब ख्वाब सराब में से एक हम्म। गजल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जो शायद आपने पहले सुनी हो। जी जी। तो अर्ज किया है कि खिजा की रुत में गुलाब लहजा, खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना, कमाल ये है। जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना, कमाल ये है। और किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए। और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना, कमाल ये है। और ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना, कमाल ये है। और किसी की राह से खुदा की खातिर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे, हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना, कमाल ये है। और वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए, शिकस्त खाए। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए, शिकस्त खाए। लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना, कमाल ये है। और आखिरी शेर है, अर्ज किया है कि हजार ताकत हो, 100 दलीलें हों, हजार ताकत हो, 100 दलीलें हों, फिर भी लहजे में आजिज़ी से अदब की लज्जत, दुआ की खुशबू बसा के रखना, कमाल ये है। खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना, कमाल ये।
बहुत खूबसूरत सर। सर इसमें बहुत अच्छा मैसेज भी है आपकी इस नज़म में और बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं। सर मुझे ये बताइए कि आप कब से, मतलब 25 साल से आप यूके में हैं? मैं 25 साल से यूके में हूँ। तो सर उससे पहले आप पाकिस्तान में थे, तो सर वहाँ आपका कैसे मतलब जाना हुआ आपके कोई जॉब के सिलसिले में, या जैसे कि सब लोग जानते हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उन्हें मालूम है कि आपका ताल्लुक जो है वो अहमदिया से है, अहमदिया कम्युनिटी से है। तो क्या यहाँ पे कोई दिक्कत थी, कोई कोई तरह की परेशानी थी? कुछ कहा जा रहा था जो कि कहा ही जा रहा होता है सर, सब लोग जानते हैं, आप उस चीज को हम नहीं छुपा सकते, ना ही हम इनकार कर सकते हैं। तो क्या ये वजह थी कि आप चले गए, या वैसे ही आप अपना जैसे जॉब वगैरह के सिलसिले में गए? जी, आपने बहुत प्यारा सवाल किया। बात ये है कि जैसे आपने फरमाया कि मुझे 25 साल पहले आना पड़ा। अब चूंकि आपने सवाल कर दिया है, मेरा तो ख्याल ये था कि हम शायरी पे ही रहेंगे। ठीक है, सर हम शायरी शायद भी जाएंगे। ठीक है, नहीं लेकिन दुरुस्त है, आप सवाल करना आपका हक है। बात यह है कि पाकिस्तान में कानून बना कि जमात अहमदिया के लोग मुसलमान नहीं। ठीक है, हुकूमत ने वो काम कर दिया जो कि हुकूमत का काम नहीं है, अल्लाह ताला का मामला है, मजहब का जो है वो अल्लाह ताला को हम जवाब दे हैं। ठीक है सर एक अब सेकंड, जी मैं थोड़ी सॉरी आपको बार बार तंग कर रही हूँ, लेकिन सर आप इतने पोलाइटली है ना, इतने स्वीट से बंदे हैं, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है सर थोड़ा सा लाउड बोले। लाउड बोलिए। ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं नहीं तो सर। बात ये है कि पाकिस्तान में कानून बना कि जो अहमदी हैं वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। ठीक है, हमने उस पे जैसे आम लोगों में होता है, कोई सड़कों पे नहीं आए, कुछ भी नहीं किया। हमने कहा ठीक है, आप जो भी समझते रहें, हम तो अल्लाह ताला को जवाब दें। लेकिन उसके बाद कानून ये बनाया गया कि आप मुसलमान नहीं हैं, आप अस्सलामु अलैकुम नहीं कह सकते, आप नमाज हमारी तरह नहीं पढ़ सकते, आप कुरान करीम नहीं पढ़ सकते। तो आप हैरान रहेंगी, शायद आप हैरान हो और शायद जो पढ़ा लिखा तबका हैरान हो और वो ये बात तस्लीम ना करे, लेकिन आज भी पाकिस्तान की जेलों में ऐसे अहमदी लोग मौजूद हैं जिन्होंने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा और उन्हें 5 साल की जेल हो गई। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि फला बंदा कुरान करीम पढ़ रहा है, तो उनके घर को जला दिया गया और बाप बेटे को शहीद कर दिया गया। तो ये ऐसे सारे हालात थे जिनकी वजह से मुझे लगा कि अब जो है वो हिजरत करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के फजल के साथ हमारे वतन की अक्सरियत जो है बहुत अच्छे लोग हैं, पुरखलूस हैं, मेहमान नवाज हैं, और हकीकत बात है कि वो बड़े फराख दिल हैं। लेकिन एक तबका ऐसा है जो कि अकलियत में है, थोड़े हैं, चाहे वो 10% सही, उन्होंने पूरे मुआशरे को यरगमाल बनाया हुआ है। और ठीक है, हमें तो जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है वो तो जो भी है, लेकिन जो उससे हमारे वतन अजीज को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है ना, वो एक बड़ा, एक हमारे मुल्क का एक बड़ा खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने होना चाहिए। और इसकी वजह से खुद हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचता है कि जिसको आपका दिल चाहता है, मतलब अगर कोई आपका मुखालिफ है तो आप 2-4 लोग साथ मिलाइए और कहिए कि इन्होंने फला चीज की तौहीन की है, और एक मजमा इकट्ठा हो जाएगा। तो वहां पे मुझे इख्तलाफ ये जरूर था कि तौहीन रिसालत या तौहीन इस्लाम ठीक है, एक तो जो आपकी नज़र में आप कह रहे हैं, लेकिन मेरी राय में बतौर शायर अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में जो हमारी बहनें और बेटियां सहम सहम के चलती हैं, डर डर के घरों से निकलती हैं, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी तौहीन इस्लाम वो है। बिल्कुल। अगर किसी मदरसों में जो बच्चों के साथ हो रहा है, यकीन करें आए दिन सोशल मीडिया में हम देखते हैं मासूम बच्चों को छत के साथ लटकाया होता है। तौहीन इस्लाम ये है, जो रिश्वत है, जो करप्शन है, जो अदालतों के बाहर लोग बैठे हुए कुरान करीम की कसम उठा देते हैं, मेरे ख्याल में तौहीन रिसालत वो है।
बिल्कुल। जी। और सर सबसे बड़ी बात तो ये कि किसी को मुस्लिम या गैर मुस्लिम समझना तो एक अलग चीज है। सबसे पहले हमें सबको इंसान तो समझा करें। आपको आपने देखा ही होगा, मुझे नहीं पता कि आप कितना एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो किसी भी जगह से, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, सोशल मीडिया हो, तो आपको पता ही होगा कभी 2-4 दिन पहले जो है वो एक चला हुआ था कि अब शिया भी जो है उनको भी मुस्लिम नहीं मान रहे। तो ये तो सर अपने दिमागों की एक क्या कहना चाहिए कि हर चीज को इशू बना देना, हर एक को इस्लाम से बाहर निकाल देना। अब तो शिया भी नहीं है और दूसरे भी, तो वो एक चीज है जिसकी वजह से पाकिस्तान मुसलसल नुकसान में जा रहा है और हम आगे बढ़ नहीं पा रहे किसी फील्ड में, या तो एजुकेशन में हो, मेडिकल में हो, और कई फील्ड्स हैं साइंस में और टेक्नोलॉजी, कई जगह हैं जहाँ पे काम किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ये एक दकियानूसी किस्म के जो हालात पैदा किए जाते हैं, आपको लगता है कि इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा? और हम अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो खैर है ही, लेकिन भारत हमसे बहुत आगे निकल गया है क्योंकि उनके इस तरह के मसले मसाइल जरा कम ही होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं होते, होते होंगे जरूर, कुछ ना कुछ होता होगा, लेकिन इस लेवल का नहीं होता है कि सारे लोग जो है वो सड़क पे निकल आए नारे लगाने के लिए। कि अभी जो 2-4 दिन पहले कराची में एक, हालांकि अगर आप देखा जाए तो एक बड़ी अच्छी बात मुझे एक साहब ने कही कि हमारे शो में, बल्कि आज वो अपलोडेड भी है वो शो, कि जो कराची की आबादी है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो 5,000 लोग मैक्सिमम निकाल के लेकर आए, जबकि कराची आपको पता है सबसे बड़ी सिटी है, करोड़ों में है आबादी। लेकिन वही आपकी वाली बात है कि बहुत कम तादाद में है ये लोग। लेकिन सर खाने में अगर आपके कॉकरोच गिर जाए तो वो इतना सा कॉकरोच होता है लेकिन वो यकीन सारा खाना खराब कर देता है। तो वही चीज यहाँ पर है। लेकिन आपको लगता है कि कोई कुछ हम कर सकते हैं इस सिलसिले में कि ये चीजें जो है वो बेहतर हो जाए, कुछ किया जा बिल्कुल सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बल्कि मेरी बहन बात यह है कि एक राइटर है जोनाथन स्विफ्ट, हम्म। उसका एक नॉवल है लिखा उन्होंने बच्चों के लिए है, गुलिवर्स ट्रेवल। मेरे ख्याल में वो हम सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि वो हम पे पूरा उतरता है। वो गुलिवर जो है वो वो मुल्ला है, मतलब दरियाओं में समंदरों में सफर करता है। तो वो गलती से एक ऐसे जजीरे में जा निकलता है जहाँ पे बौने रहते हैं और 6-6 इंच के लोग हैं। तो वो बड़ा स्टेरिकल किस्म का है और अनिकल सारा स्टाइल है उसका। उसने उसमें ये लिखा हुआ है कि वहां पे जो उनकी जंगें होती हैं, जो आपस में फसाद और खून बहाया जाता है, उसकी वजह यह है कि वहां पे दो फिरके पाए जाते हैं। एक फिरके का नाम है हाई हील और दूसरे का है लो हील। एक फिरके का ये है कि जो हाई हील पहनेगा वो जहन्नुम में जाएगा, वो काफर है, उसे मार दो। और दूसरे का ये है कि नहीं, हाई हील पहनना जायज है और जो नहीं पहनता उसे मार दो। सच बात यह है कि हम अभी उस दौड़ से नहीं निकले कि किसने हाई हील पहनी हुई है, किसने लो हील पहनी हुई है। ठीक है, हम, आप यकीन कीजिए, दुनिया तरक्की की जानिब, हुकूमतों का काम ये है कि आवाम से ये पूछे कि क्या आपको खाना मिल रहा है, बिल्कुल। क्या आपके घर पे रिहाइश, आपको रहने के लिए जगह है, क्या आपको सस्ता इलाज मुयसर है कि नहीं। ठीक है, हुकूमत का काम ये है कि लोगों से पूछे कि कोई आपको गली मोहल्ले में तंग तो नहीं करता और उनको रोके। लेकिन जहाँ पे हुकूमत जो है, मैं ये नहीं कह रहा हुकूमत अपनी कोशिश करती है, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि बदकिस्मती के साथ वो जो एक छोटा सा तबका है वो ब्लैकमेल करके लोगों, वो फिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़ते हैं। जहाँ तक आपका आपका सवाल ये था कि क्या किया जा सकता है, पहली बात तो ये है कि हमें अपना तालीमी निज़ाम बदलना चाहिए। उसमें से जो नफरत है, जो हमें शक की दीमक लग गई हुई है, जो हसद और तासुब और फिरका वारियत, मेरे ख्याल में उसको निकालना चाहिए। और इसके लिए तमाम बड़े बड़े इदारे जो हैं उनको हुकूमत की मदद करनी चाहिए। हुकूमत बाजुकत करना चाहती है लेकिन कमज़ोर होते हैं, उन्हें झुकना पड़ता है। तो जो बड़ी एजेंसीज हैं उन्हें साथ देना चाहिए। आरजू साहिबा, मुझे ऐसे ऐसे मुल्कों में जाने का मौका मिला है जो हमारे मुल्क से बहुत कम खूबसूरत है। हमारा मुल्क तो अल्लाह ताला के फल के साथ बहुत खूबसूरत है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑन द अर्थ।
हमारे मुल्क में सयाहों की तादाद क्या है, ना होने के बराबर है। सही। और बाज़ मुल्क मैंने ऐसे देखे हैं जो टोटल सियाहत पे चल रहे हैं। लेकिन सर हमारे यहाँ ये भी तो था ना कि बीच में जो हमारे यहाँ लोग नहीं आ रहे थे, जैसे एक टूरिस्ट पॉइंट हम नहीं बना पाए, उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पहले किसी गवर्नमेंट ने इतनी कोई तवज्जो नहीं दी कि वहां पे सड़कें बनाए। जैसे मेरी मेरी फ्रेंड है जो कैलाश से हैं और वो बड़ा खूबसूरत इलाका है, जो वादी कैलाश है, लेकिन वहां पे जाने के लिए जो रोड्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है कि हर कोई उधर जो है ना ट्रेवल करना पसंद करे। दूसरा ये कि आपको मालूम है कि एक दहशत गर्दी और एक टेररिज्म का एक यहाँ पे चला था, तो उसकी वजह से जो है वो नहीं लोग आना पसंद करते थे। और अभी भी, आज भी बल्कि मैं कहीं न्यूज में पढ़ रही थी कि क्योंकि इस्लामाबाद में मैं हूँ और इस्लामाबाद पहले बहुत एक सेफ सिटी हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे भी जो है वो बैग स्नैचिंग, मोबाइल छीनना, एटीएम से निकलने तो पैसे छीनना, ये सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं पढ़ी थी कि कोई अमेरिकन एम्बेसीज और एक दो जगह और की एम्बेसीज जो है उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं उनको कुछ सेक्टर्स का बताया है कि यहाँ यहाँ जैसे F6, F7, F10, ये सब जगह उन्होंने कहा है कि वहां ना जाए गैर जरूरी तौर पे। तो अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो, और इस तरह से एक चीज कोलैप्स करना शुरू करेगी, अगर शुरू में ही नहीं रोका, तो ऑब्वियसली कौन आना पसंद करेगा ऐसी जगह पे जहाँ पे बैग स्नैचिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। वरना बिल्कुल पाकिस्तान में कई जगहें ऐसी हैं जो बहुत खूबसूरत हैं और लोगों को लोग आ सकते हैं, पसंद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चीजें भी तो प्रोवाइड करनी होगी ना, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी। जी, मेरे ख्याल में जैसे अभी आपने फरमाया सड़कों का निज़ाम भी बेहतर होना चाहिए यकीनन, लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त खास तौर पे मैं अगर यूके की बात करूं, यहाँ पे जो लाखों पाकिस्तानी रह रहे हैं, आप यकीन कीजिए उन्हें पाकिस्तान की कोई अच्छी सड़कों से गरज नहीं है। हमने यूरोप की सड़कें देख ली, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, सब जगह जाना हुआ। किसी चीज की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में। हम कच्ची गलियों में रह सकते हैं, कच्चे मकानों में रह सकते हैं, और सच्ची बात है सूखी रोटी भी खा सकते हैं। बात ये होती है कि एक इंसाफ पे मबनी मुआशरा होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं यहाँ एप्सम में रहता हूँ यूके में, और यहाँ हमारी जो गली है, यहाँ से अक्सर मलका बरतानिया जो है वो गुजरती हैं। यहाँ कोई बड़ा इवेंट होता है तो वो अक्सर उनका यही रूट है। आरजू साहिबा, आप हैरान होंगी कि अगर वो भी जो लिमिटेड स्पीड है ना, अगर उनकी गाड़ी भी उससे स्पीड से ज्यादा जाएगी तो उन्हें भी अगले दिन टिकट आ जाएगी और उन्हें भी बताना पड़ेगा कि वो उनकी गाड़ी क्यों तेज जा रही थी। ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ, अगले दिन की बात है, मैं एक ग्रोसरी की शॉप में खड़ा हुआ था अपनी लाइन में, और मैं हैरान हुआ कि मेरे पीछे यहाँ बरतानिया का एक वजीर मुमलकत अपनी लाइन में टोकरी। अब बात यह है कि जो इंसाफ पे मबनी मुआशरे होते हैं वो तो इस तरह होते हैं। तो खुदा के फजल से पाकिस्तान में ज़रूर, जैसा मैंने अर्ज किया, अक्सरियत अच्छे लोगों की है, और वो अब बोलना शुरू हुए हैं, वो लिखना शुरू हुए हैं, और मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो हक की खातिर अब बोलना शुरू हुए हैं। तो खुदा के फजल से हम पर उम्मीद है कि अनकरीब वो वक्त आएगा, यकीनन आएगा, कि हमारे मुल्क में भी खुशहाली आएगी, खुशियां आएंगी, जो कि आजकल नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सर आप जैसे एग्जांपल दे रहे थे मलका बरतानिया की, तो सर वो एक सिविलाइज्ड कंट्री है। हमारा एक मैं साफ बात करती हूँ तो इसलिए मैं कहूंगी हमारा एक जाहिलों का माशरा है, हम एक दोगले किस्म के लोग हैं। हम किसी कोर्ट के अंदर खड़े हुए जो है वो किसी अहमदी जो है उनको गोली मार देंगे, और दूसरे लोग उनको, जिसने मारा होगा उसको हीरो बना देंगे कि जिसने बड़ा जबरदस्त काम किया है। जो कोर्ट के अंदर हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे किसी को। और अगर मौलाना फजलुर रहमान को हार्ट सर्जरी करानी होगी तो वो किसी अहमदी से करवा लेंगे, अगर वो टॉप पर है, वो अगर मेडिकल फील्ड में टॉप पर है तो वो काम करवा लेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसी अहमदी को अपने साथ कैबिनेट में नहीं रख सकते, क्योंकि जी ये तो हमारे यहाँ मना है। तो हम ये दो चेहरे लेकर जो है वो कब तक सरवाइव करेंगे। और मुझे, आप तो पता नहीं क्या लगता हो आपको, लेकिन ये कि मुझे तो नहीं लगता कि ये दुनिया को नहीं समझ आ रही कि आप जो है डबल स्टैंडर्ड्स आपने रखे हुए हैं। एक तरफ तो आपको जब जरूरत है
तो आप पहुंच जाएंगे, ऑपरेशन भी करा लेंगे, वो भी मौलाना फजलुर रहमान, और भी कोई। और उसके बाद जब अगर अभी आपको पता ही होगा, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो उनकी कैबिनेट में उन्होंने रखा था कैबिनेट, आतिफ मियां साहब को, आतिफ मियां साहब को रखा था। जी जी। उसके उनके ऊपर इतना शोर मचा भाई, एक अगर कोई काबिलियत है, आपने क्या उनसे रिलीजियस मिनिस्ट्री थोड़ी चलवानी थी। लेकिन सर ये जो दोहरा म्यार है, ये दुनिया को समझ तो आता है, हम लोग ये समझते हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, और जो छोटे बच्चे वो भी इतने तेज है माशाल्लाह से। आप किसी छोटे 5-6 साल के बच्चे से भी कोई सवाल करें तो वो जो जवाब देगा वो शायद हम उस उम्र में नहीं दे पाते होंगे, बच्चे इतने फास्ट हो गए। तो कैसे ये दो दो चीजें लेके कैसे चल सकता है पाकिस्तान के? एक तरफ कुछ और कह रहे हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल कोई और उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जी जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और मैंने ये अर्ज किया कि ये सब नाइंसाफी है। और जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर आतिफ मियां साहब को अगर तो मजहबी अमूर का वजीर बनाया जा रहा था, फिर तो आप एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन वो मुआशियात के, अगर दुनिया उनको मानती है कि वो टॉप 10 में या टॉप 5 में वो बंदा है, और वो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी दे सकते हैं कि मुल्क तरक्की कर सकता है, उसके बाद फिर लोगों के दबाव के सामने इस तरह झुकना नहीं चाहिए। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि ये कैसी बात है कि ऐसे मुल्क जिनको हम कहते हैं ये काफिर हैं, यहाँ पे तो कोई हमारी मस्जिद को नहीं गिराता। यहाँ इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। मुसलमान जहाँ भी यहाँ पे बताते हैं कि हमें यहाँ पे मस्जिद बनानी है, हमारी यहाँ पे कम्युनिटी है, वो मस्जिद भी बनाते हैं, और ना सिर्फ बनाते हैं, उसे सिक्योरिटी भी दी जाती है। लेकिन हमारे, ये आपने दुरुस्त फरमाया, ये एक बदकिस्मती है। और इसको, जैसे मैंने अर्ज किया कि इसके लिए हमारा ये जो तालीमी निज़ाम है या सियासी निज़ाम है, उसमें बेहतरी लानी चाहिए, उसमें तब्दीली लानी चाहिए। और जो देखना चाहिए, जो ऐसे लोग जो कि हमारे गले का फंदा बन रहे, ठीक है ना, वो, मैंने फिर अर्ज किया कि अहमदियों को क्या नुकसान पहुंचाना। जब ज़ियाउल हक ने ये ऑर्डिनेंस बनाया था, उस वक्त जमात अहमदिया गालबन 50 मुल्कों में थी। जब ये ऑर्डिनेंस बनाया, उसके बाद 110 ममालिक में क़याम हो गया। तो तरक्की तो नहीं रोक सकते, लेकिन जो अपने लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है। और फिर ये मैं कह रहा हूँ कि ये अहमदियों की नहीं बात, मैंने तो जब मिशाल खान के साथ हुआ था, मुझे यकीन है मैंने भी और हर अहमदी राइटर ने उस पर लिखा था। जब ज़ैनब बेटी का साथ मसला हुआ, तो मुझे लगता है सबसे पहले, और ये भी मैं आपको सच कहता हूं कि अगर वही बंदा, मैं सच कहता हूं कि जो कोई भी बंदा जो हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा बोलता है, अगर उसको कोई मुश्किल पड़ेगी, तो आप यकीन कीजिए अहमदी लोग सबसे आगे होंगे उसकी मदद करने के लिए। मैं अर्ज करता चलूं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, मुझे ये बड़ा एजाज है कि वो मेरे पास लाहौर में मेरे घर आया करते थे, मेरे साथ नाश्ता करते थे, और हमेशा मुझे उनका ख्याल ये था कि मैं भी उनके साथ इस काम में ज़रूर आगे आऊँ। तो वहाँ पे चूंकि रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे आके मैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट के साथ, जैसे मैंने अर्ज की थी, उनके साथ मैं मुंसलिक हूँ। उनके हज़ारों कारकुन हैं, जिनमें से सबसे नकम्मा कारकुन, सच्ची बात है, मैं हूँ। लेकिन हमें जितनी भी मुश्किलात हैं वो अपनी जगह है, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि उसी मुल्क में जिसमें हमें कहा गया कि आप गैर मुस्लिम हैं, उसी मुल्क में जिनमें हमारे भाई को शहीद किया गया, मारे गए, हमने उसी मुल्क में थरपार करके इलाकों में, जहां लोगों को पानी के पीने की मुश्किलात थी, हमारी ये जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, हमने वहां पे सैकड़ों की तादाद में नलके लगाए। तो सर हमारे तो आपने जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब का नाम लिया, उससे मुझे याद आया कि हमारे हमारे दोगलेपन की तो ये हालत है कि जब अब्दुल सत्तार ईदी साहब की डेथ हुई थी, तो ये भी कहा जा रहा था कि जी कोई मौलाना उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं थे, कि जी ये तो धमाके जब होते होते थे और कोई आफत आती थी पाकिस्तान पे, तो ये देखे बगैर कि कोई किस मजहब का है, ये उठा के अपनी एम्बुलेंस में डाल लेते थे। जो लोग जहनी तौर पे इतने बीमार हों हमारे यहाँ, तो उनका क्या इलाज हो सकता है? और ये जो आपस में एक दूसरे को काफिर नहीं कहते, जो मान जाते हैं कि चलें ये हमारे साथ जो है ये काफिर नहीं है,
ये तो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये एक साथ ईद नहीं मनाते, वो कुछ और, उनको किसी और टाइम पे चांद नजर आता है, इनको किसी और टाइम पे चांद नजर आता है। उसके बाद जो नमाज पढ़ी जाती है तो एक दूसरे के पीछे नहीं खड़े होते, ये इनमें तो ठीक। आपस में एक का नहीं है। तो इनका क्या इलाज हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि मेरी लाइफ में मैं कभी देख पाऊंगी कि ये कोई इनका बच्चे इनका इनका इलाज, मैं जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि इलाज तो बिल्कुल है, हम्म, बिल्कुल है। कि मैंने जैसे अर्ज किया कि हुकूमतें बेचारी तो इतनी कमजोर आ रही हैं, बदकिस्मती है कि उन्हें तो सिर्फ सर्वाइवल का ही मसला होता है कि किसी तरह हम 5 साल पूरे करें, और उनके पास तरक्याती कामों के लिए सच्ची बात है वक्त ही नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि जो एजेंसीज हैं, जो साबिक़ इख्तियार हैं, जो जनरल्स हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए, जो ठीक है गैर मतलब सरहदों पे भी हमारे मुल्क को खतरा है, लेकिन अगर सरहद पे हमें 1% खतरा है ना, तो सच्ची बात है 99% खतरा हमें मुल्क के अंदर है। वहां पे हुकूमत की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। और फिर ऐसे लोगों को अगर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, एक हम्म, को और दो को। और हम्म, आरजू साहिबा, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ जो पाकिस्तान में हक के लिए आवाज उठाते हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में हक के लिए आवाज उठाना, यह सच्ची बात है। मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं, मैं आपको 100 में से 100 नंबर दूंगा। ये होता है, मुझे पता है, मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं, आप इंडियन जनरल से बात कर रही होती हैं, और इस कदर एक अच्छे तरीके से आप पाकिस्तान का दिफा करती हैं और डिफेंड, कि लगता है कि हक अदा कर रही हैं। तो बहुत ये शुक्रिया। होता है कि किसी को अगर आप आईना, अब और जैसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान में आजकल आईना दिखाना बड़ा मुश्किल काम है, जो आप कर रही हैं, अल्लाह ताला आपका हमेशा हाफिज व नासिर हो। और थैंक यू। आप जैसे जितने भी लिखारी हैं, बहुत बहुत प्यारा लिखते हैं। सर उसी से मुझे याद आया लिखने से कि आपकी एक नज़म जो कि नौजवानों में बहुत मकबूल है, कोई ऐसा जादू टोना करे, मेरे इश्क में वो पर दीवाना हो, मेरे ये इश्क पर एक तो बिल्कुल, एक तो ये आप हमें सुनाइए, और दूसरा ये कि ये आपने कब लिखी थी? जी, मैंने यही अर्ज की कि ये ही नज्म थी जो मैंने इसी मतलब मजाक में लिखना शुरू किया था, कि शायद ऐसे ही मैं लाहौर में समनाबाद से जा रहा था उर्दू बाजार की तरफ, तो किसी ने बड़ा लिखा हुआ था, आमिल ने ना, कि महबूब आपके कदमों में, और बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई थी। तो वो जो कुछ लिखा हुआ था ना, वो मैंने उसको नज्म में लिखा। और फिर वो इत्तेफाक से क्या हुआ कि यूट्यूब में अगर आप ये लिखें ना, कोई ऐसा जादू टोना कर, तो मुझे लगता है हर दूसरे नौजवान ने अपनी आवाज में पढ़ के इसको लिखा हुआ है, थोड़ी सही। पढ़ा हुआ है। थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। जी सर प्लीज। और ये मेरी पहली नज्म थी कि कोई ऐसा जादू टोना कर, मेरे इश्क में वो दीवाना हो। यूं उलट पलट कर गर्दिश की मैं शमा, तो वो परवाना हो। जरा देख के चाल सितारों की, कोई जायचा खींच कलंदर सा। कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़, जो कर दे बख्त सिकंदर सा। कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई उसकी काट ना कर पाए। कोई ऐसा दे तावीज मुझे, वो मुझ पर आशिक हो जाए। ये बेसिकली उसने जो लिखा हुआ था ना, मैं उसको नज्म में लिख दिया। कोई फाल निकाल करिश्मा गर, मेरी राह में फूल गुलाब आए। कोई फाल निकाल करिश्मा गर, मेरी राह में फूल गुलाब आए। कोई पानी फूक के दे ऐसा, वो पिए तो मेरे ख्वाब आए। कोई ऐसा काला जादू कर, जो जगमग कर दे मेरे दिन। वो कहे मुबारक जल्दी आ, अब जिया न जाए तेरे बिन। कोई ऐसी राह पे डाल मुझे, जिस राह से वो दिलदार मिले। कोई तस्बीह दम दरूद बता, जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले। कोई काबू कर बेकाबू जिन, कोई सांप निकाल पटारी से। कोई धागा खींच परांदे का, कोई मन का इच्छाधारी से। और कोई ऐसा बोल सिखा दे ना, वो समझे खुश गुफ्तार हूं मैं।
कोई ऐसा अमल करा मुझसे, वो जाने जान निसार हूं मैं। कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ला, उसे लगे मैं चांद के जैसा हूं। जो मर्जी मेरे यार की है, उसे लगे मैं बिल्कुल वैसा हूं। और कोई ऐसा इसमें आजम पढ़, जो अश्क बहा दे सजदों में। कोई ऐसा इसमें आजम पढ़, जो अश्क बहा दे सजदों में। और जैसे तेरा दावा है, महबूब हो मेरे कदमों में। पर आमल रुक, एक बात कहूं, ये कदमों वाली बात है क्या। महबूब तो है सर आंखों पर, मुझ पत्थर की औकात है क्या। और अमल सुन, ये काम बदल, ये काम बहुत नुकसान का है। सब धागे उसके हाथ में हैं, जो मालिक कुल जहान का है। तो ये नज्म मैंने उस वक्त लिखी थी। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। लेकिन सर इसके साथ ही मुझे आपकी एक नज़म और याद आ रही है जो कि पंजाबी में है, मेरे ख्याल है। पंजाबी पंजाबी और वो आपकी शायद मज़ाहिया शायरी में आती है। मुझे इतनी ज़्यादा पंजाबी आती नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से जो हमें देख रहे हैं लोग वो पंजाबी भी समझते हैं। तो अगर आपको जहमत ना हो तो सर वो भी हमें सुना दें। मैं बिल्कुल सुना देता हूँ। और वो जिस नज्म का आप कह रहे हैं, बेसिकली वो मैंने यूरोप के मसाइल से मुतालिक लिखी है। जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे बेशुमार जो फवाइद हैं, उसके साथ साथ कुछ मुश्किलें भी होती हैं, तो उस पर मैंने एक लिखी थी। और वो नज्म है कि, अच्छा बात सुने, आपको पंजाबी आती है? आपको क्या, आपको समझ आ जाएगी? सर समझ आ जाती है, थोड़ी बहुत आप समझ आ जाती है। आप आरजू साहिबा, मेरी आरजू है कि अगर आप मुझे ये पंजाबी में कहें, मुझे थोड़ा सा कुछ आइडिया हो जाए। है, मुझे किसी ने बताया था कि आप बहुत प्यारी पंजाबी बोलती हैं। नहीं सर, मुझे पंजाबी नहीं आती। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अर्ज किया है कि दिल करदा सी यूरोप जाइए, हैट ते काली ऐनक पाइए, पीटर रॉबर्ट यार बनाइए, पीजे बर्गर डोनर खाइए। ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਫਸਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਣ ਸੀ ਜਾਣਾ, 5-6 ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਣ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਣ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਪੈਸੇ 4 ਕਮਾਣ ਸੀ ਜਾਣਾ। 60 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਕ ਗਏ ਆ, ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਕਰ ਖੜਕ ਗਏ ਆ। ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ, ਹਰ ਥਾਂ ਸੜਕੋ ਸੜਕ ਗਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਹਿਲਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਰੋਬ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੁੱਛ ਨੀਵੀਂ करवा बैठे ਆ, ਅਸੀਂ किथे आ बैठे हैं। वैसे आरजू साहिबा, अगर पाकिस्तान की सारी औरतें यूरोप आ जाए ना, उनको सच्ची बात है बड़ा आराम हो कि ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੁੱਛ ਨੀਵੀਂ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਐਮਓਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਲੇ, ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਰੌਲੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੌਲੇ, ਉਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੌਲੇ, ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਚਕਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਖਤ ਐਨੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ ਕੇ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਗਾ ਹੀ ਪਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। और आखिर पे है जी कि सजरे फुल ते कलियां होवन, अपने पिंड दियां गलियां होवन, लस्सी साग ते छलियां होवन, असली खोए दियां डलियां होवन, बर्गर तो उकता बैठे आ, और इत्थे बोर्ड दी छां नहीं लभदी, पिंड जई सुच्ची थां नहीं लभदी, मुद्दत बाद वतन जे जाइए, कईयां नूं फिर मां नहीं लभदी, दो थां पीछे पा बैठे आ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। और पिछले साल बहाना लाके, पिछले साल बहाना लाके एक परदेसी देश ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕਬਰ ਸਰਾਣੇ,
रोया मिट्टी सीने लाके, हीरे लोग गवा बैठे हैं, असी किथे आ बैठे। बहुत खूबसूरत। लेकिन सर आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आप बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं और इसमें भी इतने आपने जज्बात डाल दिए ना। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊं कि पाकिस्तान में भी अब जो है ना वो बीवियों को डराना ना अब इतना कम हो गया है। मेरे दो भाई हैं और खुद ही डरते रहते हैं। मैंने तो देखा ही नहीं, अपनी बीवियों के आगे उनकी आवाज ही नहीं निकलती। लो जी। और जब शादियां नहीं हुई थी तो पूरे टाइम नवाब बने हुए थे। अब जो है बिल्कुल भीगी बिल्लियों जैसे बैठे होते हैं। और यही हाल मामू चचा सबके हैं, सारे कजन्स का यही हाल है। मैंने तो नहीं देखा किसी को कि वो, अभी मैं आपको बताऊं मैं लाहौर गई थी तो वहां मेरे चचा के बेटे रहते हैं एक ना, तो मेरी जो भाभी है उन्होंने नाश्ते में कबाब ला के रख दिए, आधे कबाब जले हुए आधे कच्चे। तो मैंने कहा ये क्या है? नहीं उनके हस्बैंड ने बल्कि कहा, मेरे कजन ने कहा कि ये सही नहीं है, इसको बना के ले आओ ना। तो कहती है आरजू ऐसे ही खाती है। मैंने कहा मैं तो ऐसे कोई नहीं खाती। मैंने कहा जो उठा के लेके जाए सही करके लाए। वो मतलब अगर मैंने कहा मैं नहीं होती तो मतलब आप खा रहे होते ये बैठ के। तो आप अच्छा, सर ये ख्याल दिमाग से निकाल दें कि पाकिस्तान में कोई बीवियों को जो है ना वो धमकाना आसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो बड़ी खुशी होगी। हकीकत बात ये है कि हमारा तो वतन है और मेरा तो दिल। बात पता क्या है आरज़ू बहन, हम भी अजीब कश्ती के मुसाफिर हैं। जैसे अभी आपने शुरू फरमाया, पाकिस्तान में मैं इसलिए मार खाता हूँ कि मैं अहमदी हूँ, ठीक हम्म, है, और यहाँ पे मैं गोरों के साथ और सबके साथ ये कहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क ही नहीं है। और मैं बात बात पे उनको कहता हूँ मेरे मुल्क के जो लोग हैं, हकीकत बात ये है कि हम सबको इस बात पे इत्तफाक करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला के फजल के साथ जो हमारे मुल्क के लोगों में जो खुलूस है, जो कुर्बानी का जज्बा है। बहुत सी खबरें ऐसी पढ़ने को मिलती हैं कि गरीब बंदा है, उसे अपनी किसी जगह इतनी ज्यादा रकम मिली और उसने जाके लौटा दी। इन्हीं लोगों की वजह से मुआशरा कायम है और मेरे ख्याल में इन लोगों को अपनी ये जो गुड क्वालिटीज हैं इनको हर हाल में बरकरार रखना है। और जो हमारे राइटर्स हैं, बात यह है कि ऐसे ऐसे राइटर हैं जो कश्मीर में होने वाले जुल्म में तो कॉलम लिख देते हैं, लिखना बनता है, ये नहीं मैं कह रहा नहीं लिखना चाहिए। रोहिंग्या में होने वाले जुल्म पे तो वो नज़में लिख देते हैं, और फलस्तीन में होने वाले लिखना चाहिए बिल्कुल, लेकिन अपनी गलियों में अपने मोहल्लों में होने वाला अगर कोई आपको, आपने वो वाकया देखा है जिसमें एक बच्चा खेतों में भाग रहा है, मुझे नहीं पता वो बच्चा तो अहमदी नहीं था, एक बच्चा खेतों में भाग रहा है, उसकी माँ उसके पीछे है, पूरे गांव वालों ने उसको आग लगाई हुई है, उस वो बच्चा ज़हनी तौर पे बीमार है, उसको आग लगाई हुई है कि इसने नौजुबिल्ला कुरान पाक जो है वो जमीन पे रख दिया है। बात यह है कि कोई भी जी शऊर कभी भी किसी भी मजहबी किताब की बेहुरमती नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो सबसे पहले उस बच्चे का चेकअप होना चाहिए था कि क्या वो ज़हनी तौर पे ठीक है कि नहीं। तो लेकिन पूरा सर जी मार देने का हक तो किसी ने नहीं दिया, चाहे कोई अहमदी हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी हो, किसी भी जगह मतलब वो हो किसी भी फेथ का हो, मार देने का हक किसी ने नहीं दिया, किसी रिलीजन ने नहीं दिया, ना इस्लाम ने दिया, ना ही किसी और रिलीजन ने दिया है। ना बिल्कुल नहीं। हिंदुइज्म में ये है, ना क्रिश्चियनिटी में ये है कि आप किसी दूसरे रिलीजन या दूसरे किसी जो दूसरी किसी चीज पे बिलीव कर रहा है उसको आप मार दें। लेकिन पाकिस्तान में ये जनूनियत जो है, ये पहले तो बिल्कुल आपने सही कहा कि भुट्टो साहब लेकर आए थे, उन्हें अपना कोई इलेक्शन जीतना था जो वो जीत भी नहीं पाए और जो उनका हार हुआ। लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर एक और चीज मसलत हो गई, वो थी जियाउल हक। और जियाउल हक का जो इस्लाम था उसका जो जहर है वो हम आज तक भुगत रहे हैं। आज तक उसमें से हम नहीं निकल पाए। जो वो उस वक्त जो तबाही जो जियाउल हक की लाई हुई तबाही जो 11 साल हमारे मुल्क में रही, वो मेरे ख्याल है 111 साल के बाद शायद कुछ हो सके तो हो, लेकिन अभी हम उसी के असरात हैं जो हम देख रहे हैं। मेरे साथ ये कि मेरे पेरेंट्स बहुत रोशन ख्याल थे, मुझे कभी इस तरह की कोई चीज ना बताई गई ना सिखाई गई। मेरे घर में मेरे मेरे हिंदू फ्रेंड्स भी आती थी, मेरे मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स भी हैं, मेरे मतलब हर मजहब से हर तरह के लोग का आना जाना। बल्कि एक दफा पता नहीं क्या घर में कुछ
मेरी हिंदू एक फ्रेंड आई थी और मेरे भाई जो थे वो पता नहीं कुरान उठा के कहाँ जा रहे थे, क्या रख रहे, उन्होंने जाते थे कोई बेल हुई कुछ हुई तो उसको पकड़ाया, उससे कहा मैं भी आ रहा हूँ। तो मेरे घर में एक और हमारी रिश्तेदार आई थी, वो कहने लगी अरे तुमने उसको पकड़ा दिया होगा, क्यों क्या हुआ? तो वो जो एक अजीब किस्म का जो माइंडसेट बनाया गया है, वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का है। अभी आपका नंबर जब मैं ढूंढ रही थी, मुझे एक साहब ने बताया था, तो मैं यूके में जो लोग रहते हैं, मैं उनको मैंने कहा, दो चार तो बिल्कुल मतलब उन्होंने मतलब कुछ रिप्लाई नहीं किया। एक साहब मुझे कहने लगे अच्छा मैं देखता हूँ। अच्छा काफी मतलब कुछ घंटों के बाद उन्होंने मुझे फिर रिप्लाई किया, मुझे कहने लगे कि मैं बड़ी मुश्किल से मुझे इनका नंबर मिला है। मैंने कहा वो क्यों? मैंने कहा ये तो यूके इतनी बड़ी जगह नहीं है, लंदन आपको मिल जाना चाहिए। कहते नहीं, मैं जिसको कहता था तो वो ये क्योंकि अहमदिया से हैं तो वो भाग जाते थे, नंबर नहीं देते थे। मैंने कहा यार अजीब, मतलब आप एक सिविलाइज्ड कंट्री में जाके भी अगर आपका माइंडसेट इस तरह का है तो कैसे आप बदल सकते हैं? बेशक एजुकेशन सिस्टम को हम करें, उसमें भी हमें 500 साल लगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम भी तो आपको पता है ना कि वो मदरसे भी हैं, फिर उर्दू मीडियम अलग है, इंग्लिश जी मीडियम अलग है, हर क्लास का अलग है। सब बच्चे जो कोई आपस में ऐसी चीजें नहीं पढ़ रहे जो मैच करती हैं उनकी ना। तो इन सब चीजों को लेकर चलना और फिर आगे बढ़ना, उसको ठीक करना एक बड़ा मुश्किल मरहला है। लेकिन देखिए, कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, और शायद वो आटे में नमक जितने हैं, लेकिन हैं तो सही कम से कम। जी हैं सही, और मुझे यकीन है कि ये लोग कामयाब होंगे। जो लिखने वाले हैं बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं, हक पे बोलते हैं और इंसाफ की बात करते हैं। हाँ, हैं, जैसे बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, आटे में नमक के बराबर है। अच्छा, बात ये है कि इससे पहले की बातें और तरफ चली जाएं, मैंने कहा अपने भाइयों से पूछ लीजिएगा, आप ऑन एयर कर सकती हैं कि नहीं। आपने फरमाया कि वो बड़े ताबेदार किस्म के हैं, तो कहीं वो बुरा ना मना जाए। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, वो बीवियों के ताबेदार है, मतलब वो बोलेंगी अच्छा, जिस वक्त भी रात के किसी टाइम भी रोटियां मंगाएंगे वो भाग जाएंगे रोटियां लेने के लिए, तो वो उस तरह की सुभान अल्लाह। ये बातें तो कर रही। ये तो बड़े नसीब से ऐसे मियाँ मिल्ला करते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ कि पे मिसाल हैं। 90% घरों में इसी तरह के मियाँ हैं वो। हाँ, और आरजू साहिबा, यहाँ मैं एक दोस्त के घर गया तो वो बर्तन धो रहे थे घर में, तो मुझे कहते मुबारक साहब, आप ਤੁਹਾਡੀਆਂ कितियां मेरे अगे आंदियां पईयां ने। कहते आप घर में बर्तन धो रहे होते हैं ना? तो हम्म। मेरी बेगम ने आके कहा था, लो वो बंदा बर्तन धो रहा होता है, तुम भी धो। तो ये ठीक है, घरों में बिल्कुल जो भी घर की खवातीन हैं, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहूँगा बहुत इज्जत करनी चाहिए। बेटियों की खास तौर पे, जिन जिन की बेटियां हैं, अपनी बेटियां हैं या किसी की बेटी उनके घर है, उनकी बहुत ज्यादा इज्जत, बहुत प्यार और बहुत एहतराम करना चाहिए। ये मौजू तो नहीं था, लेकिन वैसे मैं अर्ज करता चलूं कि बेटियां जो हैं वो सारी उम्र अपने आप को कहीं ना कहीं गैर महफूज जब 15 16 17 साल की होती है ना, तो उनके कानों में कुछ ऐसी आवाजें पड़ने